हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन, दैट इज कंप्लीटली अबाउट सॉल्युबिलिटी, हिंदी में जिसको आप क्या कहते हैं, विलेयता। तो यहाँ पर हम लोग अब सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और अगर होपफुली याद हो कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में आपसे क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जहाँ हमने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड सो ऑन बहुत सारे डिस्कशन आपके साथ किए थे। किस किस पे डिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स के बिहाफ पे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के बिहाफ पे, जिसमें मैंने आपको बताया था दोस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वॉल्यूम। हम लोगों ने वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म 1 to 1 चेक की थी, अच्छे से समझ में आ गई थी। अब उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की कॉज से ही आप पहुँचेंगे नेक्स्ट लॉस की तरफ। तो हमको सबसे पहले बेसिक समझना है कि एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी जिन लोगों ने भी अगर इस सेशन में से कुछ भी रहा है, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर 1 to 1 लिंकेज चैप्टर है, तो अगर आपने बीच वाला पार्ट मिस कर दिया है तो आप फिर से, जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मिशन ज्ञान ऐप, और वहां से आप जब मन करे तब अपना सेशन देख सकते हैं। और अपने हैंड नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी सॉल्युबिलिटी की सॉलिड इन अ लिक्विड के केस में, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 to 1 चीज को बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। क्या कह रही हूं मैं? जनरली अगर मैं बात करूं तो आप कहते हैं कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। हम यही बात कर रहे थे। क्या कहा था कि सॉल्यूट जी कौन है? सॉल्यूट वो है जिसको हम स्मॉल प्रोपोर्शंस में लेते हैं। और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट वो है जिसको मैं लार्जर प्रोपोर्शंस में लेती हूं। और इन द एंड आपने कहा कि हम बना देते हैं सॉल्यूशन। तो इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर सिमिलर। इन द किस केस में कहा जाएगा? जब हम कह रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये लाइन तो बहुत सुनी होगी, बट इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो कभी नहीं सुना होगा। लाइक कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बट लाइक नेवर अट्रैक्ट्स लाइक, ऑलवेज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। इन द केसेस ऑफ पोल्स हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है सोल्यूशन के फेज में। तो आप कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि आप कह रहे हैं वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होता है सिमिलर होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब वो मॉलिक्यूल्स आप कहें तो लैटिस की बात कर लीजिए, आप कहें तो गैसियस के पार्टिकल्स में बात कर लीजिए, या फिर आप लिक्विड स्टेट में बात कर लीजिए। तो ओवरऑल यहां पर आप क्या देख रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर टर्म से ही समझ में आ रहा है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्लियर है? इन बिटवीन द मॉलिक्यूल यहां पर बात होगी इंटरैक्शंस की, और वो इंटरैक्शंस कैसे होंगे? सिमिलर। तो यहां से ये फेनोमेनन जनरेट होता है, दैट मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बात समझ में आई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगी, जब कभी भी आप सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट स्मॉल प्रोपोर्शन वाला, और वो भी मैंने कैसा लिया है? सॉलिड। ठीक है, जब कभी भी आप सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और कुछ जो है क्या करेगा? कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड सॉल्यूट इजीली तो नहीं घुल जाएगा। आपने जस्ट रखा और क्यूब गायब नहीं, वहां पे थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा डिसॉल्व होने में। तो उस ड्यूरेशन को आप क्या देखेंगे? वो जो उसका डिसॉल्विंग ड्यूरेशन है फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप वहां पर देखेंगे कि इन द इनिशियल्स कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, बट आफ्टर सम डिसोल्यूशन इन द सोल्यूशन आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की वो क्या हो रही है? रेज अप, मींस इंक्रीज होगी। दूसरी बात ये याद रखनी है, फिर से बता रही हूं, टर्म चल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड। तो हम यहां पर सॉल्यूट क्या लेंगे? सॉलिड, और सॉल्वेंट मेरा क्या होगा? लिक्विड। क्लियर है? और मैंने एक ही चीज कहा कि यहां आपको एक तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस चेक करने हैं, और दूसरी चीज क्या कि जो सॉलिड सॉल्यूट जब डिसॉल्व होगा तो वो एक साथ डिसॉल्व नहीं होगा। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फेज आपको देखने को मिलेगा दैट द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन अ सोल्यूशन। ठीक है, चलो अब आओ। अब ये जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो रहा है, क्योंकि एक साथ नहीं हो रहा है, उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। ये लीजिए, तो ये टर्म भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि डिसॉल्व होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन। अब सुनिए, कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूशन के अंदर वो कोलाइड करते हैं।
कोलाइड का मतलब तो पता है कि इंटरैक्शंस होते हैं उनके बीच में, कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में कोलाइड करते हैं, किसके साथ? सॉलिड के सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूशन में मिक्सिंग ही तो करवा रहे हैं सॉलिड की लिक्विड के साथ। तो आप कहेंगे कि जो कोलाइड होगा वो कौन होगा? सॉलिड सब्सटेंस कोलाइड करेगा, ठीक है। तो आपने कहा वहां पर सेपरेट आउट लेयर आपको सोल्यूशन के अंदर दिखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? आपने प्रेसिपिटेशन का फेज पढ़ा है, क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म सुनी है जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी। आप वहां पर क्या कहते थे कि पूरा पार्ट जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको दिखता है देयर इज अ सम लेयर। वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है? सोल्यूट की, जिसको आपने एक टर्म दिया था प्रेसिपिटेशन, या फिर आप कहते थे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसी प्रोसेस से यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में अब क्लियर आएगी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं और क्या होता है कि सेपरेट आउट हो जाते हैं सोल्यूशन से। दैट मीन्स दैट दे आर नॉट प्योरली डिसॉल्वेबल। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर याद आया हो तो मैंने आपको आयोडीन के एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप आयोडीन को, सॉलिड आयोडीन को बर्न कर रहे हैं और आपने उसके ऊपर एक फ्लास्क रखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आयोडीन की एक वायलेट कलर की, या फिर आप कह सकते हैं पर्पल वायलेट कलर की एक क्रिस्टलाइजेशन की लेयर बन जाती है, वो अब्जॉर्ब हो जाती है पूरी लेयर। होपफुली याद आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हमने क्रिस्टलाइजेशन कहा था। तो वो किसकी वजह से था? जब सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं। चलो, तो दो टर्म्स समझ में आई। यहां हमने दो टर्म्स देखने को मिली, एक है डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, और दूसरा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर आप कहते हैं कि एक स्टेज आ जाती है ऐसी जहां पर दो प्रोसेसेस एक साथ एक ही रेट में हो रहे हैं। मींस कि इधर क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, इधर डिसोल्यूशन भी हो रहा है। मैंने अभी कहा डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट रह जा रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, जिसको आपने कहा क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक स्टेज पे जाके पैरेलली तो हो रहे हैं, कि आपने कहा ये प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब ये जो दोनों स्टेज एक साथ आपको देखने को मिलती हैं, उन कंडीशंस के आप कहते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन में इक्वली सेपरेट आउट हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां ये जो फेज आता है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस वाला और साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन वाला, इसी फेज को आप कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? डायनेमिक का मतलब ही क्या है? जब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक ही स्टेट से पार्टिकल्स जो है मिक्सअप हो रहे हैं और इक्वल है सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, और वो सेपरेट आउट होंगे इन द सेम प्रोसेस इन अ पैरेलल वे विद द फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को या फिर उस स्टेट को आप क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे? ये देखिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्राइज सोल्यूशन। आगे बात समझ? ये लो, आओ अब देखो। अब सॉल्यूशन के अंदर अब हमने दो स्टेजेस तक पढ़ ली, थर्ड स्टेप भी पढ़ ली, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। 1 to 1 स्टेप चलेंगे हम लोग। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट कहती हूं कि सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। सुनना मेरी बात, कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या है मेरी? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंडीशन पे अब और ज्यादा सोल्यूट को मैं उस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकती। तो उस स्टेट को, उस फेज को क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक टर्म ये भी याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? आपको डेफिनिंग फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, इधर दे आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, वो खुद आपको डेफिनेशन देंगे, आपको पता होनी चाहिए। या फिर आपके पास होगा क्या? एक क्लू एग्जाम्पल। तो आप देखो क्या कहा मैंने, जब सॉल्यूट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ज़्यादा, अब एक स्टेट आ गया इक्विलिब्रियम के बाद, अब वो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा?
जहां पर आप एक ही चीज जस्ट इसका रिवर्स कि और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी सेम टेम्परेचर प्रेशर रेंजेस पे यहां आप कंडीशंस वेरी नहीं कर सकते हैं, कंडीशन सेम चलेगी, सेम टेम्परेचर प्रेशर। जब नहीं हो रहा है डिसॉल्व दैट मीन्स द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, लेकिन अभी भी डिसॉल्व हो रहा है उसी टेम्परेचर पे, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अब यहाँ इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो हम अब कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग मैं आपसे अब कुछ छोटे से डिस्कशन कर रही हूँ। सबसे पहला फैक्टर वहाँ पर क्या है? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल है, अभी टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा था कि सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड, तो इसका रोल तो हमें समझ में आ गया। तो अब देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, क्या है मेरा स्टेटमेंट? सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर वो मेजरली इफेक्ट करती है टेम्परेचर चेंजेस से, ठीक है। सो आप यहां पर कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज आता है, और अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम याद आया होगा तो होपफुली याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ली शटेलियस प्रिंसिपल। वो ली शटेलियस प्रिंसिपल उन्हीं जनाब ने इस फेज को जनरेट किया था कि जब कभी भी अब दोनों स्टेट एक साथ चल रहे हैं उसी फेज को कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और उसको किसने बताया था? ली शटेलियर जी ने, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल से उन्होंने अपना नेम दे दिया उसको और कह दिया कि दिस इज़ माय प्रिंसिपल, दिस इज़ माय कॉपीराइट, और उसको नेम दिया ली शटेलियस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद एक चीज़ और, मैं आपसे अगर पूछूं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बिहाफ पे थोड़ा सा मुझे बताओ, तो कल वाले सेशन में ही मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, एंडोथर्मिक का भी और एक्सोथर्मिक का। जब मैं आपको कह रही थी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज? हमने कहा था टेम्परेचर जो है एंडोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन प्रोसेस। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पहली चीज तो क्या है कंडीशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक कब होगा? जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। मतलब समझ में आया कि एंडोथर्मिक बात सुन लोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज पे आंख बंद करके टिक लगा देना, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो रिलेशन क्या होगा? सोल्यूशन H इज ग्रेटर देन 0। अब ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी है हम लोगों ने? डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये, दिस D स्टैंड्स फॉर डिसोल्यूशन, और ये आपका क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0। अब इसी का रिवर्स अगर मैं तुम्हें पूछ लूं तो एक्सोथर्मिक के केस में बता पाओगे? मैंने अभी बताया एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो एक्सो में क्या कर देंगे? जस्ट रिवर्स, कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये लीजिए रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? D सॉल्यूशन H इज लेस देन 0। कर लेंगे दोनों के केस में हम लोग। चलिए, तो दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, ये रिलेशनशिप किसके लिए है? एक्सोथर्मिक के लिए, और ये वाला रिलेशनशिप है आपका एंडोथर्मिक के लिए। अब आओ, अब नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। आफ्टर टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो प्रेशर का कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहली चीज तो सॉल्युबिलिटी के केस में, वो भी सॉलिड्स इन लिक्विड्स के केस में, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसका रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड्स इन लिक्विड्स के टर्म में मैं बात कर रही हूं, तो आपको कॉज सीधा सा देना है, दोज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स जो होते हैं एक अपने क्लोज फॉर्म स्ट्रक्चर में होते हैं, तो इजी तो नहीं है उनको कंप्रेस करवा पाना, तो आपने क्या कहा? बिकॉज ऑफ द हाईली इनकम्प्रेसिबल नेचर, तो आपने कहा ये सिग्निफिकेंटली इनका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज एक और कि प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज को देखोगे तो प्रेशर का एज सच कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो मेन क्या था हमारा? टेम्परेचर का ही कॉज था। आओ अब पढ़नी है हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम एक और टर्म सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड,
ठीक है, 1 to 1 हमें चीज़ों को रिलेट करना है। अब आप इसमें ये चेक करना, जब हम गैस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, गैस इन अ लिक्विड, यानी कि अब हमारा सोल्यूट यहाँ पर कौन हो गया, गैस पार्टिकल्स, ठीक है। अब आप इन दोनों में साथ साथ एक कोरिलेशन भी लिखते जाना, जो मैंने अभी लिक्विड्स के केस में आपको पढ़ाया, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, अब गैस इन लिक्विड हम पढ़ेंगे, तो वो कोरिलेशन चार्ट साथ साथ बना लेना, जिससे कंफ्यूजन ही नहीं होगा बाद में, और 1 हैंड फ्लो चार्ट नोट्स आपके पास आ जाएंगे। चलो, तो आप गैस के रिस्पेक्ट में चेक करें। तो इसमें मैं सबसे पहले सुनो कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की लिक्विड्स में, वो प्रेशर के द्वारा मेजरली इफेक्ट की जाएगी। अपन ने यहाँ पर साथ साथ बना लो इस फ्लो चार्ट को, जैसे मैं बनाती हूँ। अब इधर आओ, क्या करोगे, इधर लिखो सॉलिड्स इन लिक्विड, और इधर क्या लिखेंगे हम, गैस इन लिक्विड्स, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले सॉलिड्स इन लिक्विड्स में मेजर रोल किसका था, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ रहा था, टेम्परेचर का। यहां किसका पड़ रहा है, प्रेशर का, क्योंकि बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, गैसियस आयंस के रिस्पेक्ट में। तो ऑन एंड ऑब्वियस यहां पर प्रेशर का भी इंपैक्ट होगा और साथ साथ टेम्परेचर का भी होगा। यहां सिर्फ किसका था, टेम्परेचर का, नो प्रेशर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो प्रेशर के इंक्रीज करने पर बिल्कुल इंक्रीज होगी। पहली चीज तो ये। अब देखो यहाँ देखो पिस्टन वाला एग्जाम्पल, बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। पिस्टन के कॉजेज तो हमने बहुत सारे पढ़े थे गैसेस पार्टिकल्स को लेके, अगर वो याद है, अच्छे से सेशंस देखें तो कवर आ जाएगा। अब तुम देखो ये 2 लेयर्स है मेरी, ठीक है। अब आपकी सॉल्यूशन, अब यहाँ पे जो है, सॉरी सॉल्यूशन वर्ड इज अनदर टर्म। यहाँ आप देखो जब मैंने पिस्टन लगाया हुआ है दोनों ही फेस में, यहाँ गैसेस पार्टिकल ज़्यादा रैंडमली मूव कर पा रहे हैं, सी द डिफरेंस। ये लेयर के बाद, इस लेयर के बाद देखो यहाँ पे ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रैंडमली मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा। अब जैसे ही मैं पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, सी दिस पिक्चर, यहाँ मैंने क्या किया है, पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा लिए। जैसे ही लगाया तो कंप्रेस होना शुरू हो रही है गैसियस स्टेट। देखो यहां इस स्टेट को चेक करो और इस स्टेट को चेक करो, यहां किसका फैक्टर आपको दिख रहा है, कंप्रेशन का। ठीक है, तो दोनों का समझ में आया कि प्रेशर का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। चलो अब आओ, अब देखोगे कि लोअर पार्ट क्या है, अपना सॉल्यूशन है, और अपर पार्ट क्या है, गैसियस सिस्टम है। इसकी बात करी जा रही है कि ये है सॉल्यूशन और ये हैं गैसियस पार्टिकल्स। ये लो, अब देखो, और प्रेशर क्या है P, टेम्परेचर है T। अब माना कि ये सिस्टम जो है वो किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। मान रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट द सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप कहेंगे इन कंडीशंस के अंदर गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे वो एंटर करेंगे और लीव करेंगे सॉल्यूशंस को सेम फेज में। आओ, एंटर कर रहे हैं, लीव करेंगे बार बार। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज क्या है, बिकॉज ऑफ द पिस्टन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस दैट्स इट। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज। अब आप सोल्यूशन फेज से ऊपर अगर इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। तो हमने वो फेज भी देखा जब हमने पिस्टन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रखा है हमने 3 फेज से, W1, W2, W3 से, जो मैंने आपको शो किया है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर का इंक्रीज। अब आओ, अब यहाँ से जो एक चीज़ जनरेट हुई, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट्स थे, प्रेशर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो किन जनाब ने दिया, जनाब हेनरी जी ने। यहाँ से इनका लॉ आया था। तो इनका लॉ ने क्या बताया आपको, सबसे पहले इधर आओ, एक टर्म सीखो। तो चलो अब उस हेनरी लॉ पे पहुँचते हैं। अभी हमने जस्ट प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो प्रेशर के कॉन्सेप्ट से बेटा ये हेनरी लॉ आया है। कैसे, देखो, अगर मैं कहती हूँ कि पार्शियल प्रेशर, सुनना बड़े ध्यान से, पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, व्हाट आई सेड, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में गैसेस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कहते हैं कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन को अपन किससे डिनोट करते हैं? x से। ये लीजिए, क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं यहाँ से हटाऊंगी तो उसके लिए मुझे एक टर्म चाहिएगी, मैंने ले ली KH। H स्टैंड्स फॉर हेनरी, तो यहाँ से जनरेट हुआ था हेनरीज लॉ का पार्ट। तो दिस KH इज कांस्टेंट और ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन। तो जब कभी भी हेनरीज लॉ की बात चलेगी तो रिलेशन आएगा कुछ ऐसा। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर जो याद रखनी है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हाट आई सेड कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बिल्कुल हेनरी लॉ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट सिमिलर हैं, प्रेशर का भी इम्पैक्ट है और टेम्परेचर का भी है गैसेस स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो बात समझ में आई यहाँ पर। अगर मैं इस स्टेट को, अब आप देखिए P इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक बार को KH को इस रिलेशन को अगर देखूं तो क्या, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं और हैं भी तो भी एक रिलेशन तो हमेशा से पढ़ते आए हो, y इज इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो क्या इस प्लॉट को भी बनाया जा सकता है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, कि मैंने यहां प्रेशर ले लिया, यहां मोल फ्रैक्शन ले लिए, तो मेरा स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो यहां स्लोप मेरा क्या हो गया? दैट इज KH। तो अब कभी भी पूछ लिया जाए हेनरी लॉ के कॉन्सेप्ट में अगर आपसे कर्व भी, तो अब समझ में आ गया कि सिंपल सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। आपने जब इसको कांस्टेंट वे में रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू KHX, और यहां से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद आ जाती है y इक्वल्स टू mx वाली। तो ये लो, स्लोप भी लगा दिया अपन ने और कर्व भी समझ लिया। तो यही है हेनरीज लॉ, जो कहां से आया? प्रेशर टर्म से। कोई बड़ी चीज नहीं थी ये। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, तो इतना सा समझना है सिर्फ हेनरी लॉ को लेके, और अब इसी को हमें रिलेट करना है। आओ अब चलते हैं हेनरी लॉ पे। कहाँ गया? द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। अब यही लैंग्वेज फॉर्म है। लैंग्वेज फॉर्म तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया सिंपल टर्म्स में। क्या है वो लैंग्वेज? द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये लीजिए, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड m इज इक्वल्स टू Kp। जहाँ पर आपने Kp को क्या कहा? हेनरी कांस्टेंट। मैंने आपको जो रिलेशन बताया वो भी यही था, मैंने मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया था, और इन्होंने क्या किया? दैट विल बी इक्वल्स टू KHX। तो बात वही है। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन सॉल्वेंट, जिसको आपने कहा हेनरी लॉ। ये लॉ बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पार्शियल प्रेशर के। वो भी किसके पार्शियल प्रेशर के? गैसेस के, जो किस पे प्रेजेंट होंगी? अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो अब इसको वॉल्यूम के टर्म में समझते हैं। अब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई, हमको उसका रिजल्ट भी समझ में आ गया है, रिलेशन भी समझ आ गया है, कर्व भी समझ आ गया है। अब हमको 1 to 1 इसको चेक करना है, हेनरीज लॉ को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं सबसे पहले। अब मैंने आपसे इनिशियल में ही कहा कि वॉल्यूम जो ऑफ गैस जो है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे, जो कि इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। सुनना ध्यान से बात, मैंने कहा है हेनरी लॉ को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं आप। वहां मैंने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, वो भी गिवन टेम्परेचर पे, वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब मोस्टली गैसेस हेनरी लॉ को ही ओबे करती हैं। कब कब? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि प्रेशर तो इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स टेम्परेचर बहुत लो ना हो। तो जस्ट रिवर्स फेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधा नहीं पूछेंगे कि हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आपको पता ही है। तो घुमा के अगर थोड़ा सा पूछा जाए तो टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल,
gas does not form a compound with solvent or gas does not undergo dissociation. So these are some important points. लिख लो, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो क्या हो सकते हैं, कोई भी। चलो नेक्स्ट चलें। अब आओ, अब हेनरी लॉ ने कुछ एप्लीकेशंस भी फाइंड की थी इंडस्ट्री को लेके, एक्सप्लेन कुछ बायोलॉजिकल फेनोमेना भी थे। अब देखो, प्रेशर के रिस्पेक्ट में काम किया तो फेनोमेनन आराम से एप्लीकेशंस देते हैं। क्या है? सबसे पहली चीज़, ये सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं CO2 की को सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बेस्ट एग्जाम्पल, क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं CO2 को ड्रिंक्स में और सोडा वाटर में। बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं बहुत बार कोप करते हैं किसके साथ, हाई कंसनट्रेशंस ऑफ डिजॉल्व गैसेस के साथ, जब वो ब्रेथ करते हैं एयर में एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। तो ये जो दोनों हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, तो याद रखोगे। तीसरी चीज़, इंक्रीज्ड प्रेशर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, किसकी, एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड में। बायोलॉजिकल फेनोमेनन हो गया। फिर जब ड्राइवर्स क्या करते हैं, सरफेस की तरफ जाते हैं, कम टुवर्ड्स सरफेस, तो प्रेशर क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो पता होनी चाहिए प्रेशर के रिस्पेक्ट में। दिस रिलीजेस द डिजॉल्व गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। चलो, this blocks capillaries and creates medical condition known as bands, which are painful and dangerous to life. To avoid bands as well as the toxic effects of high concentrations of nitrogen in the blood, the tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium. This is again a important part. और हीलियम का परसेंटेज पूछा जाता है, कितना होता है, 11.7%, नाइट्रोजन का परसेंट 56.2 एंड 32.1 इज ऑक्सीजन। तो ये रेशो याद रखना, 11.7 क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, 56.2 सॉरी ये हीलियम था, ये 56.2 है आपका नाइट्रोजन। इलेवन 11.7 है आपका हीलियम और रेस्ट पार्ट कितना बचा, 32.1 इज ऑक्सीजन, ठीक है। आओ, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्टिकल प्रेशर्स ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल, नॉर्मल टर्म है। दिस लेड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड्स एंड टिश्यूज ऑफ पीपल एंड हाई, जो क्लाइंबिंग करते हैं उनके लिए बताया गया है कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाती है अपने ब्लड्स में और टिश्यूज़ में। तो लोगों को जब क्लाइंब करते हैं तो चढ़ने में जो दिक्कत होती है, दिस इज़ द कॉज। Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia. ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जब उनको दिक्कत होती है तो उस डिजीज़ का नाम क्या होता है, दैट इज़ एनॉक्सिया, ठीक है। आओ, अब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा इसमें, जब सॉल्युबिलिटी हो रही है गैसेस की लिक्विड्स के अंदर, तो आपने कहा डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ टेम्परेचर के राइज के साथ। दूसरी चीज़, जब डिज़ोल्व है गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किस में, लिक्विड फेज़ में, साथ साथ डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कंडेंसेशन और हीट जो है वो इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस था वो इन्वॉल्व करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को और फॉलो करता है ली शटेलियस प्रिंसिपल को। यही बात मैंने आपसे कही थी, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज दिखा रहा है और वो हमने कहाँ से सीखा था, ली शटेलियस प्रिंसिपल से। तो अब डिसोल्यूशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। क्लियर है, याद रखना। तो देखो यहाँ से अब आपने इस पार्ट के अंदर सिर्फ सॉल्युबिलिटी का फेनोमेनन पढ़ा है, हमने एक ही लॉ कवर किया अभी, हेनरीज लॉ, ठीक है, क्योंकि 1 to 1 ये फैक्ट के बेसिस पे ही ये लॉज जनरेट हुए। जैसे प्रेशर से जनरेट हुआ हेनरी लॉ, इसके आगे हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, एक टर्म वेपर प्रेशर से जनरेट होगा राउल्ट्स लॉ,
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर की टर्म्स, उनकी कंडीशंस की किस वजह से ये फेजेस आते हैं राउट्स लॉ को लेके। तो वहाँ हम डील करेंगे किसको, वेपर प्रेशर को। यहाँ हमने दो चीज़ें देखी, सॉलिड्स इन लिक्विड्स और गैसेस इन लिक्विड्स, और गैसेस इन लिक्विड्स के प्रेशर इम्पैक्ट से आपको जनरेट हुआ हेनरीज लॉ, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और होपफुली तुम लोगों ने जैसे मैंने बताया वैसे कवर किया होगा। और फिर कहूँगी री रिवाइज द सेशन, चेक करना, नोट्स बनाना, जहाँ कमी दिखे वहीं की वहीं उसको कंप्लीट कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।